अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज शरीफ की आमद का गलगला है, लेकिन निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के एक बयान ने एक तलातुम सा बर्पा कर दिया। ज़ाहिर है बाद में उन्होंने अपने बयान की वजाहत कर दी और कहा कि नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाएंगे तो उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। उससे पहले उनका ये कहना था कि जहाज़ से गिरफ़्तारी के लिए कोई बहुत ज़्यादा फ़ोर्स की ज़रूरत नहीं होती है और हम हजूम को वहाँ तक जाने भी नहीं देंगे, और उनका ये भी कहना था कि वो शायद ख़ुद भी जेल जाना पसंद करें। इसके बाद उनका ये वज़ाहती बयान जो है वो आ गया। दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने अपनी तोपों का रुख जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ किया हुआ है, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह जो हैं उन्होंने भी आज मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद सूरत हाल जो है वो क्या होगी, और जिस तरीके से ऐलानात किए जा रहे हैं और जो बॉडी लैंग्वेज है वो मुस्लिम लीग नून के लीडरान की अल्फाज का साथ देते हुए दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जाहिर है तैयारियां जो हैं वो बड़े जोश व खरोश के साथ जारी हैं, और दिखाई ये देता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पूरा ज़ोर लगाएगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल जो है वो एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हो। लेकिन इंतखाबात जो हैं ज़ाहिर है उसके हवाले से निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो भी बहुत कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी सूरत हाल जो है वो सवालिया निशान है कि क्या किसी पार्टी की अदम मौजूदगी जो है वो इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान तो नहीं उठाएगी। दूसरा ये है कि इस वक्त जिस तरीके से नैब के केसेस खुल रहे हैं, इसहाक डार के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासाजात का जो केस है वो खुल चुका है। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ भी केस जो है वो खुल चुका है, बाकी जो हैं वो भी अब खुलने जा रहे हैं। तो ये सियासत का ये जो मंज़रनामा है, ये जो एक गैर मामूली इसमें मोड़ आया है, इसकी क्या वजह है? दूसरा ये है कि कुछ लीडरान की जानिब से जो बाकायदा तौर पर सियासी जमात से या बेकायदा तौर पर सियासत से वाबस्ता हैं, उनके इस तरह के बयानात ज़रूर सामने आए हैं कि जैसे कोई मुफ़ाहमत की कोई हवा जो है वो चली है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। ज़ाहिर है ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ चुकी है और इस कड़वाहट को दूर करने में बहुत वक्त लगेगा। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त और हालात की ज़रूरत हैं, ये भी एक अहम सवाल है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब रहे। रफ़ीक रजवाना साहब ये फरमाइएगा कि यकीनन नवाज शरीफ साहब की आमद का एक बहुत गलगला है। 21 अक्टूबर की तारीख़ का ऐलान हो चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक से ज़ायद मरतबा उसको दोहरा चुके हैं और ये बात कह चुके हैं कि ये हतमी तारीख़ है। अब ये जो सरफराज बुगटी साहब का स्टेटमेंट आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो वापस आएंगे तो उनके साथ कानून के मुताबिक क्या सलूक किया जाएगा, तो क्या कानून के मुताबिक वो यही है कि पहले वो आएंगे, सरेंडर करेंगे, जेल जाएंगे, या क्या सूरत हाल होगी? बात ये जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद का ऐलान हो गया है। इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उसकी भरपूर तैयारी हो रही है। एक बड़ी जमात के लीडर हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। उनकी अपनी एक कारकर्दगी है, कोई मुतमईन हो या ना हो, बहरहाल कम अज़ कम हमारी पार्टी की कारकर्दगी जो है वो सारी पार्टियों से बेहतर रही है और इंशाअल्लाह रहेगी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी के वज़ीर दाखिला साहब के बयान का कोई हवाला दे रहे हैं, उन्होंने बाद में वज़ाहत भी कर दी कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर तोड़ मोड़ के उसको बयान किया गया है। बहरहाल मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, तो साफ ज़ाहिर है कि मियाँ साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, जहाँ से
वो जमानत लेके और अदालत की इजाज़त से बगैर इलाज लंदन तशरीफ ले गए थे। वो वापस आएंगे, हो सकता है प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करें, मिल गई ना मिली सरेंडर कर देंगे, अरेस्ट करना होगा, जो भी होगा कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी, हमें उससे कोई ऐसी कोई आर नहीं है। मियाँ साहब को ना ही कोई जेल जाने से डर है। मियाँ साहब तो उस वक्त भी अपनी बीमार एहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर और अपनी बेटी को साथ लेकर सीधे आए और जेल में चले गए। तो हमारे लिए ये जेलें कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और अगर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वी विल फेस दैट, और हम उसके मुताबिक कानून के मुताबिक हम अपना दिफा करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि ये आप लोगों को मुस्लिम लीग नवाज के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला क्या दरपेश आन पड़ा? पहले तो ये मसला कहीं और दरपेश होता था। देखिए साहब, जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है तो उसमें हत्तल मकदूर कोशिश की जाती है कि न्यूट्रल लोग आएं। सिंध में चीफ मिनिस्टर बना तो साबिक जस्टिस था, उन्होंने अपनी काबीना बना दी, किसी से मशवरा भी नहीं किया और हो गया, और उन पर लाजम भी नहीं था कि किसी सियासी पार्टी से बैठ के मशवरा करे। अब दूसरी दफ़ा जब वफाक में हुकूमत बनी तो शहबाज शरीफ साहब एज ए लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन, इन्होंने किसी इनाम पर मुतफिक हुए, अनाउंस हो गया प्राइम मिनिस्टर, और फिर उसकी काबीना बनी। पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर एक एक्स्ट्रा वजीर उठाया गया, क्या नाम था उनका? फवाद साहब। जी फवाद। ये फवाद हुसैन फवाद साहब मियाँ साहब के शायद सेक्रेटरी थे, कुछ भी थे। फिर उससे थोड़ी सी बातें शुरू हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ख़ास पार्टी के लोगों को ज़्यादा लिया जाता है। खुलम खुला वाबस्ता लोग जो हैं उनसे एतराज़ किया जाना चाहिए। यही एतराज़ था तब जब इसहाक डार का नाम चला था। तो इसहाक डार सिटिंग सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग के हैं, लेकिन उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया और किसी और सेनेटर को बनाया गया जो किसी और पार्टी से था। एक थोड़ा सा तासुर अगर किसी फैला है तो उसे एतराज़ करना चाहिए था। बातें से बातें निकलती हैं और बड़ी बातें बन जाती हैं। इवन प्लेइंग फील्ड हमें चाहिए इलेक्शन में। इलेक्शन अथॉरिटी है और वहाँ देखते हैं हम कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से होंगे या हुकूमत से होंगे, ब्यूरोक्रेसी से होंगे। ये देखना चाहिए, जिसके लिए अगर हम ज़ुबान से निकाल भी रहे हैं लफ्ज़, इवन प्लेइंग फील्ड का लफ्ज़ निकाल भी रहे हैं, तो इन चीज़ों का जहन में रख के बोल रहे हैं कि कहीं ये खदशात जो हैं उनकी हतमी शक्ल क्या होगी। मैं निसार खोड़ो साहब आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अहमद अवैस साहब, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो सरफराज बुख्ती साहब का स्टेटमेंट है, रफ़ीक रिजवाना साहब कह रहे हैं कि कोई खौफ नहीं है जेल जाने का, जेल वो पहले भी गए हैं, उन्होंने एक तवील अरसा काटा है, और ये बात कही जाती है कि चूँकि वो मायूस हो गए कि उनको इंसाफ नहीं मिलना, तो फिर जो भी रास्ता एडॉप्ट किया गया वो चले गए। तो आपको लगता है कि वो खाइफ होंगे जेल से और फिर वो नहीं आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जो सूरत हाल है, मैंने तो आगे भी अर्ज़ किया था, अब भी बड़ी आपसे पूरे वसूख से कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक फेक डेट दी है, ये पाकिस्तान नहीं आएंगे। इन हालात में बिलखसूस
कि जबकि नैब के केसेस जो हैं वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो गए हैं और बाकायदा तौर पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है और मेरे ख्याल में अभी 1-2 दिन में सबके सामने आया हो जाएगी कि मियाँ शहबाज के ख़िलाफ़ जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया था उस बेस के ऊपर नैब एक केस तैयार कर रही है जिसमें 20 बिलियन का उनके ऊपर फ्रॉड का केस है कि उन्होंने 20 बिलियन जो है वो उस आटे के जो बांटे गए थे लोगों को उसमें से ये पैसा जो है वो गबन किया था। ये भी एक केस है। तो अगर आना होता तो वो शहबाज शरीफ के ज़माने में आते जब सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड थे। अभी तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। अभी आपने सरफराज बुखरी की स्टेटमेंट सुन ली। अब मामलात जो हैं अब ये रिजवाना साहब ने ठीक बात की कि वो बेल नहीं होती है तो वो जेल जाएंगे। अब बेल के चांसेस इसलिए रिमोट हैं कि ये कॉन्विक्ट भी हैं और मफरूर भी हैं। कानूनन ऐसा शख्स जो होता है उसको वो कंसेशन ऑफ बेल जो है वो ग्रांट नहीं की जाती। वो पहले जेल में जाना होगा, उसके बाद वो उनकी अपील रिवाइव होगी, फिर वो सेक्शन 426 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट तक उनको बेल रिफ्यूज़ हो चुकी हुई है इसमें, इसलिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी उनके लिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वो जी मैं आता हूँ अहमद अवैस साहब, ये बात आ गई। अब रफ़ीक रिजवाना साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है ये सिलसिला है, नवाज़ शरीफ साहब के लिए खदशात हैं, अब नैब के केसेस यकलख्त जो हैं वो दोबारा नए सिरे से खुलना शुरू हो गए हैं, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से भी जो सीनियर लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पर दिखाई देती है, और उसकी आवाज़ जो है वो शायद खाकान अब्बासी इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है मुस्लिम लीग नवाज़ को अंदरूनी तौर पर भी इस वक्त मसाइल का सामना है? नहीं, ये सियासत में होता रहता है, जमातों के अंदर इख्तलाफ राय होता है। हमारी भी काबिल एहतराम है शायद खाकान अब्बासी साहब, मेरे तो ज़ाती दोस्त भी है। उनका एक अपना कुछ चीज़ों पे अपना एक सोच है, अपने एक नज़रिए की बात है, ये जेड लिबर्टी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मियाँ नवाज शरीफ को अभी भी अपना कायद मानते हैं और वो समझते हैं कि मेरी सियासत उन्हीं की वजह से थी और है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये और बात है कि चाय की प्याली में लोग तूफान ले आए तो फिर उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। ये ऐसी ख्वाहिशात हैं जो मतलब है कि लोग सोचते हैं शायद कोई बड़ी कोई गड़बड़ होगी, कोई गड़बड़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के अंदर इत्तफाक है, इत्तेहाद है, इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। जी अच्छा, अब इसमें निसार कोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि आपको ये लेवलिंग प्लेइंग फील्ड पर इसलिए भी मोतरज़ हैं कि खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि पंजाब और केपी में तरक्याती स्कीमें जा रही हैं, सिंध में बंद कर दी गई हैं, सिंध में कुछ पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स का भी मसला है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल का सबब बन रही हैं। तो आप इस सूरत हाल को ये समझते हैं कि शायद ये पीपल्स पार्टी के मफादात के ख़िलाफ़ काम हो रहा है? देखें, ये तो सीधी सी हकीकत है। पंजाब और केपी में अगर तरक्याती काम चल रहे हैं, जहां केयर टेकर हुकूमत 3 महीने से ज़्यादा की हो चुकी है, उसी केयर टेकर हुकूमत को अगर डेवलपमेंट स्कीम पर पाबंदी नहीं लगी तो सिंध में केयर टेकर हुकूमत को पाबंदी क्यों है? इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस निकाला कि 15 अगस्त के बाद तरक्याती स्कीमों के फंड को फ्रीज कर रहे हैं। जुलाई में बजट पास हुई, अगस्त में असेंबली ख़त्म हो गई, लेकिन इसी महीने के दौरान जुलाई और अगस्त के 15 तारीख तक, 1.5 महीने तक कुछ स्कीमें अप्रूव हो गई, टेंडर भी हो गए। उनके फंड अगर रिलीज किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे तो हम तो ज़ाहिर शिकायत करेंगे। मैंने इलेक्शन कमिश्नर से कहा, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि ये क्या तक है, इलेक्शन का शेड्यूल अभी अनाउंस हुआ नहीं है और 15 अगस्त से फ्रीज क्यों किया जा रहा है?
इलेक्शन शेड्यूल हो तब तो मानते हैं, समझ में आ जाती है कि बात कोई नई स्कीम शुरू नहीं हो सकती, न निगरान हुकूमत कोई कर सकती है, न पुरानी हुकूमत की कोई नई स्कीमें शुरू हो सकती हैं। लेकिन 15 अगस्त से ये डेडलाइन रखी क्यों गई जबकि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ? मुझे पता चला कि पंजाब में ऐसी कोई कदगन नहीं है और केपी में ऐसी कोई कदगन नहीं है, शायद बलूचिस्तान में भी ऐसी कोई कदगन नहीं है। सिंध को निशाना बनाने की क्या जरूरत है? ये हमारी शिकायत है जो हमने मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाई है, मुतल्लिका शख्सियात तक पहुंचाई है, जवाब नहीं आया। मेरा सवाल यही है कि 15 अगस्त क्यों ये डेट मुकर्रर की गई है। मैं निसार खोड़ो साहब आता हूं। अब एक मिनट जी, एक सेकंड जी। एक तो ये चीज है, हल्का बंदियां 30 नवंबर को अनाउंस होंगी, उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल। लेकिन 30 नवंबर से पहले तरक्याती काम बंद किए जाएं, इसका तुक क्या है? आवाम को तकलीफ क्यों दी जाए? वो तो इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से भी, महंगाई की वजह से भी। बंद करना नाजायज है। अब आ रही बात नवाज शरीफ साहब की। देखें, नवाज शरीफ साहब को सजा मिली थी और कोर्ट ने उनको छोड़ा था कि आप जा सकते हो, आप उसको एब्सकॉन्डर नहीं कह सकते। एब्सकॉन्डर नहीं है, हुकूमत की इजाजत से गया था, ईसीएल से नाम निकाला गया था, कोर्ट ने जेल से आजाद किया था। यह और बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि 1 महीने के बाद आएंगे, वो आ रहे हैं 4 साल के बाद, यह अलग इशू है। लेकिन गया वो कोर्ट की इजाजत से था। ठीक है, अब उनके वापस आने का टाइम है। अब वापस आने के लिए या तो ये कोशिश होगी उनकी कि उनको प्रोटेक्टिव बेल मिले, वहीं बाहर से अप्लाई करे कि क्या प्रोटेक्टिव बेल मिल सकता है कि नहीं। अगर प्रोटेक्टिव बेल ना मिले तो जेल जाना पड़ेगा और फिर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन असल मौजू तो वो है डिस्क्वालिफिकेशन, जो उम्र भर के लिए लगी हुई है उनके ऊपर। फैसल वाडा की माफी हो गई, उम्र कैद से निकल के 5 साल तक आ गए क्योंकि उसने सॉरी कहा। अब क्या यही मुतालबा है नवाज शरीफ साहब, ये होगा या नहीं होगा? या नहीं होगा? मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, आपने रफ़ीक रजवाना साहब से बेहतर दफा किया है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मैं उस तरफ बाद में आता हूँ। अब इसमें अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा कि ये जो फ़िज़ा के अंदर एक तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ये जो नैब के केसेस खुल रहे हैं या कुछ और रिलीफ की बातें हो रही हैं, ये कोई मुफाहमत का अमल है, ज़मीनी हक़ाइक़ तो इसके बड़े बरअक्स हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोशा ही छोड़ा हुआ है और दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है? देखिए, 1-2 लफ्ज़ों में मैं निसार खोड़ो साहब बड़े मोहतरम हैं और अच्छी बात उन्होंने बहुत की है। एब्सकॉन्डर उनको मैंने नहीं कहा, अदालत ने डिक्लेयर किया है उनको बाकायदा तौर पे, क्योंकि वो 1 महीने का कह के उसके बाद वो गायब हो गए। ना उन्होंने कोई इतला की, ना वो अंडरटेकिंग को कुछ पूछा गया, ना उनका कुछ हुआ। ये अदालत ने बाकायदा तौर पे उनको डिक्लेयर किया हुआ। दूसरी बात ये है कि ये बात भी, ये खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं उनके कि जो तरक्याती कामों के फंड और जो डिले है, ये डिस्टिंक्शन जो है, ये डिस्पैरिटी जो पंजाब और केपीके और सिंध के साथ की जा रही है, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जो कुछ पंजाब के साथ और स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है और इतने महीनों से यहाँ पे हुकूमत चल रही है और वो जिस तरीके से वो फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, वो मैं थोड़ा उनको बताना ज़रूर समझता हूँ। कल आपको पता लगा होगा कि वो आँखों के इलाज के लिए कंटामिनेटेड और जो कि प्रॉपर स्टेरलाइज नहीं थी, वो दवाई हॉस्पिटल्स के अंदर वो उनकी आँखों में इंजेक्शन लगाए गए हैं और बहुत से मरीज़ जो हैं वो परमानेंटली ब्लाइंड हो गए।
ये इतना बड़ा लैप्स है और कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और चीफ मिनिस्टर, ये इतना बड़ा वाकया है कि वो एक जिंदा और जवान लोग जो हैं सारी जिंदगी के लिए आंखों से महरूम हो जाना, अपनी जिंदगी से महरूमी से ज्यादा तकलीफ दे ये वाकया है और इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन होना चाहिए। इस पे हम बात भी कर रहे हैं और इसको या बहुत मैं ज़्यादा कहते- लेकिन मीडिया मैं- ने से ही बहुत जी। ज़्यादा उजागर किया है। लेकिन आप ज़रा मेरे सवाल की तरफ आ जाइएगा। जी हाँ, आपका सवाल क्या था? कि मैंने कहा ये जो हवा में मुफाहमत की बातें हो हाँ जी, रही हैं, ये ज़मीनी मफाहमत की हक़ाइक़ तो बात जो बड़ी है, देखिए मुख्तलिफ हैं। बात ये है असल में कि सूरत हाल मेरे ख्याल में बड़ी ग्रॉसली मिसहैंडलिंग हुई है इसके अंदर। इसको अगर सिस्टमेटिकली चलाया जाता तो वो इवन प्लेइंग फील्ड वाली बात आनी थी और उसके अंदर ये जब तक कोई पार्टी को आप बैन नहीं करते हैं उसको पूरा हक हासिल है इलेक्शन की एक्टिविटीज़ के अंदर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन उसको कोशिश करके रोका गया और रोकने के बाद अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, अब या आइन के ऊपर चलना पड़ेगा या रूल ऑफ अथॉरिटी चलेगी। ये एक ऐसे दोराहे में खड़ा हो गए हैं कि जहां से इनको बंद गली में आगे रास्ता नजर नहीं आता अल्टीमेटली, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है। अल्टीमेटली मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और उसी की बुनियाद के ऊपर ये इलेक्शन जो है वो कामयाबी से किए जाएंगे होंगे। मैं आता वरना हूँ ये प्रॉब्लम जी, जो है। मैं अहमद अवैस साहब आता हूँ। अब रफ़ीक रजवाना साहब ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर मामलात जो हैं वो मामला फहमी से ही बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि या आइन चलेगा या रूल ऑफ लॉ चलेगा? जिस जो अथॉरिटी है वो चले और वही चलेगी तो वो चलेगा। ये बड़े अरसे से ये एक फसाद आ रहा है कि आइन के अंदर रहकर हर इदारा अपना काम करे, मगर अनफॉर्चुनेटली हर दफा कोई ना कोई सियासी पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ या उनके हाथ में खिलौना बन जाती है या उनके साथ मिलके कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर लेते हैं, इक़्तिदार देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर अगली पार्टी अपने इक़्तिदार को लेने के लिए और फिर अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए कोशिश करती है। तो ये जो है खत्म होना चाहिए और खत्म हो गया है। जब तक सियासी पार्टी इस खेल का हिस्सा बनना छोड़ देगी, पार्टी का नाम भी नहीं ले रहा, किसी सियासी लीडर का नाम नहीं ले रहा, जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा तो फिर ये हाइड एंड सीक का मसला चलता रहेगा और बीच में आवाम पिसती रहेगी और वोट मांग के सियासी पार्टियां थक जाएंगी। आवाम किसके लिए वोट दे, किस बेहतरी के लिए वोट देंगे? आवाम को उम्मीद की कोई किरण नजर आएगी, कोई लाइट इन द टनल नजर आएगी तो आवाम फिर जाके इलेक्शन में खुल के हिस्सा लेंगे। तो इसी वास्ते मुफाहमत, मिलजुल के चलना और जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, टीम स्पिरिट से खिलाड़ी खेलता है उसी तरह से मैदान में उतरे, अपना अपना नसीब आजमाए, लोगों को अपनी हक राय दही इस्तेमाल करने दे। जिसकी झोली में ये इक़्तिदार आता है वो इक़्तिदार जो है वो कांटों की सेज है, तो फिर उसके साथ बाकी मिलके इस मुल्क को चलाए। अगर खुदा ने खास्ता अभी से कह देंगे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फला नहीं है, तो कल को इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये देखें लेवल प्लेइंग फील्ड का एक ऐसा पॉलिटिकल जो है ना माइलेज का एक ऐसा नारा है कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है या अदरवाइज लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात हो रही है, तो पंजाब में जो ग्राफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है तो उस ग्राफ से खौफजदा होकर कोई बात नहीं करनी चाहिए। हर पार्टी के पास खुला मैदान है और लेवल प्लेइंग फील्ड मांगना है। अगर खुदा खासा कोई ऐसी बात है, चाहे देखने के लिए एक सियासी नारा तो है हकीकत में, तो इलेक्शन कमीशन से मांगे। जो खिलाड़ी खेल रहा है उसको फील्ड में खेल रहा है उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और फिर तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है। खाली इस तरह से कह देना, किसी एक को पूरा इल्जाम ठहरा देना, एक आध वजारत किसी को दे दी उससे लेवल प्लेइंग फील्ड चला गया, आई डोंट एग्री विद दिस। मैं तो एक जमहूरी आदमी, जमहूरी सोच का हूँ, मेरे साथी भी जमहूरी है, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर देम। आइए आगे बढ़े, एक दूसरे को मुर्द इल्जाम किस बात का ठहराते हैं? हमारे पास भी कहने को बहुत कुछ है कि निगरान हुकूमत में कौन किसका बंदा है, कैसे बैठा है। इट्स नॉट द टाइम, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी हमें ये अना की बात छोड़नी पड़ेगी।
हमें पॉलिटिकल माइलेज की बात छोड़नी पड़ेगी। पॉलिटिकल माइलेज लेनी है, परफॉर्मेंस से ले, अपने काम से ले, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, अपने एक्ट से ले। ठीक है जी। अब इसमें निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से अब नैब के केसेस खुल रहे हैं और मामलात जो हैं वो कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि इंतखाबात तक सियासी माहौल के अंदर या सियासी मामलात में कुछ बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं? सर नदीम साहब माफ़ कीजिएगा, मुझे नैब की बात ही नहीं करें। पहले भी नैब था, अमेंडमेंट के बाद थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई, कुछ केसेस ख़त्म हो गए, साबिक चीफ जस्टिस ने उनको खोल दिया, चलेगा। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना तो अब मुमकिन ही नहीं रहा। 8 नवंबर को 90 दिन पूरे होते हैं। इलेक्शन कमीशन को 50 दिन से ज्यादा चाहिए टाइम इलेक्शन के शेड्यूल को इंप्लीमेंट करने के लिए। आज से गिन लें तो सिर्फ 40 दिन बचते हैं, 42 दिन बचते हैं। तो 90 दिन वाला बात जो है वो तो मैं समझता हूं फजूल हो गया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास देर से बुलाया गया। 14 मई को सेंसस पूरी हो चुकी थी। नहीं तो निसार खोड़ो साहब आप सब उसमें शामिल थे ना, बुलवा लेते, आप सबकी हुकूमत थी। एक सेकंड, मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुन ले ना पहले। हाँ। मेरी अर्ज सुन ले, मेरे पास आखिरी मिनट है। मैंने डिमांड नहीं किया, मेरी बात सुन ले पहले। हाँ। मेरी बात सुन ले। सेंसस पूरे हुए मई के महीने में। जून जुलाई 2 महीने के बाद 8 अगस्त को या 6 अगस्त को रख दिया गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। हमसे तकाजा किया गया कि सेंसस की प्रोविजनल लिस्ट को फाइनल करो, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा उस वक्त के कि इलेक्शन मुकर्रर टाइम के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि नशिस्तें बढ़ी नहीं रही। हमने उस नॉन कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए मीटिंग में अटेंड किया और सेंसस पे हमने यस कर दी। लेकिन शर्तिया यह था कि जी टाइम पर इलेक्शन होंगे। लेकिन मेरा सवाल तो उससे अलग है कि पीडीएम की हुकूमत ने अगस्त में क्यों काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बुलाई? इसे 20 दिन पहले भी बुला सकते थे, 1 महीना पहले भी बुला सकते थे। इलेक्शन कमीशन का भी मसला हल हो जाता, इलेक्शन भी 90 दिन में हो जाते। अब इसमें निसार खोड़ो साहब, मेरे चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, पीडीएम की हुकूमत आप ही थे ना, कोई अलग तो नहीं थी। ये तो सवाल आप मैंने कब कहा कि हम नहीं थे? कर ही नहीं सकते। कहा कि हम नहीं थे? तो अब तो हो गया, अब तो मामला 90 दिन से आगे चला गया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो प्रिजाइड करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। हाँ, सिर्फ इसमें एक बात आपकी है कि वजीर आजम ने यह बात कही थी कि इलेक्शन जो है वो मुकर्रर वक्त पर हो जाएंगे, वो नहीं हुए। ये एक सवाल अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवाना साहब, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।